हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने जो है इसका कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क से दिया था, आज हम इसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। यानी जो बारिश है यानी रेन है, वो क्या कर रही है, वो नीचे गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है, और उसकी जो चाल है वो कितनी है, 35 मीटर प्रति सेकेंड। Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meters per second in east to west direction. फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जो है हवा चलने लगी, विंड चलने लगी, और जो हवा है वो किधर से किधर की ओर गई, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने लगी। अब ईस्ट से वेस्ट की ओर यानी पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगी, तो उसकी जो चाल थी वो कितनी थी, 12 मीटर प्रति सेकंड। In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? आपसे ये पूछा गया है कि किस दिशा में जो लड़का है या जो बच्चा है उसको बस स्टॉप में वो खड़ा है, तो उसको अम्ब्रेला यानी छाता किस दिशा में पकड़ना चाहिए ताकि वह बारिश से बच सके। किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि बारिश जो है नीचे की ओर पड़ रही है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर पड़ रही है कुछ इस तरीके से, और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 35 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे हवा चलने लगती है, और हवा की जो चाल है वो इधर पर है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है, और इसका मान कितना है, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि जो बच्चा जो कि बस स्टॉप पे खड़ा है, जो लड़का जो बस स्टॉप पे खड़ा है, उसे छाते को किस एंगल में पकड़ना चाहिए, किस दिशा में पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो बारिश है उधर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही थी, हवा आई, हवा आने के कारण क्या हुआ, हवा ईस्ट से वेस्ट की ओर गई। तो जो इन दोनों का इफेक्ट होगा या इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यानी जो बारिश पर जो इफेक्ट आएगा हवा का, या जो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक जो वेक्टर है वो नीचे की ओर है, जो कि क्या है, बारिश की गिरने की दिशा या उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है। दूसरी हमारे पास हवा की चाल है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का यानी जो आपके दो वेक्टर है उनका एडिशन या उनका जो योग है, तो वो कौन सा होगा, आपका ये होगा, इन दोनों का योग ये होगा। यानी बेसिकली बारिश नीचे गिर रही है सीधे और हवा चलने लगी, तो हवा के कारण बारिश और बारिश की स्पीड भी है, तो क्या होगा, बारिश जो है वो कुछ इस तरीके से अपनी जगह से अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाए, और ये किसे दर्शा रहा है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर यानी इन दोनों का रिजल्ट। यानी बारिश की बूंद जो है हवा के कारण कुछ इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में पड़ेगी, और ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो होगा थीटा एंगल। अब बारिश इधर की तरफ गिरेगी, ठीक है, क्यों गिरेगी, क्योंकि बारिश नीचे गिर रही है, हवा चल रही है, तो हवा का उसमें प्रभाव पड़ा, तो जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो ये आएगा, ये आपका आर है। अब पूछा गया है कि बच्चे को जो है, ये जो लड़का है जो
स्टैंड पर बस स्टॉप पर खड़ा है, उसको छाता किस दिशा में पकड़ना चाहिए? तो उसको जो छाता पकड़ना चाहिए वो इस दिशा में पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में क्या हो रहा है? बारिश की, जो बारिश का या जो इन दोनों वेक्टर का, हवा की स्पीड और बारिश की जो स्पीड है, उसका जो रिजल्टेंट आया वो हमारा आर आया है और वो इस दिशा में आया है। तो यहाँ पे आपका जो छाता है वो इस दिशा में पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एंगल थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे ये। अब आपको इस थीटा की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पर आप इस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो वेक्टर है, ठीक है, नाम दे देते हैं हम इसे ओ ए बी सी। तो जो ये ओ बी वेक्टर है, इसके आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया गया है 35 मीटर प्रति सेकेंड। साथ ही साथ ओसी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 12 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि क्या है? जो कि हवा की या वायु की क्या है? चार्ज। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? आपका आर आएगा और आपको इसका एंगल निकाल। तो आप एंगल कैसे निकाल सकते हैं? आप क्या करेंगे? आपने जो है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है, ठीक है, वो पढ़ा है। तो उसमें हमने क्या देखा था? इसका प्लस इसको अगर हम ऐड कर दे तो आप अंडर द रूट कर दे, उसके स्क्वायर को अंडर जो आपका 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर है उसे रूट कर दे, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें थीटा निकालना है, तो थीटा आप देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ओ ए पर, ये ए है, ये जो ओ ए है यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे और ये लाइन क्या होगी? ओसी के पैरेलल होगी, ठीक है, ओसी के पैरेलल होगी, ओसी के समानांतर होगी और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही होगा जो 12, जो कि ओसी का है, यानी 12 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो आपका ए बी है वो किसे दर्शा रहा है? विंड के मैग्नीट्यूड को, वायु के परिमाण को, वायु की चाल के परिमाण। ठीक है, तो आपके पास ए बी की वैल्यू है, आपके पास बी ओ की वैल्यू है, आपको थीटा एंगल निकालना है। तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। tan थीटा से जो है आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेस का जो मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ आपके पास परपेंडिकुलर का भी मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आपका थीटा का वैल्यू आ जाए। यहाँ पे हम tan थीटा के माध्यम से क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू निकाल, ठीक है, तो आप लिखेंगे OC इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। AB जो होगा वो बराबर होगा आपका, या OB लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपका जो OC है और जो AB है, OC is parallel to AB, ठीक है, and is equals to OC is parallel to AB, या आप लिखेंगे and AB is equals to OC is equals to 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे, इन ट्राइंगल लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल, साथ साथ नोट करते रहेंगे। ABO थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा कितना होगा? AB अपॉन OB, ठीक है, AB अपॉन OB, ठीक है। आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो ऊपर है NOE, ठीक है, या NO, या आप D मान लीजिए इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने tan थीटा, AB कितना है? 12 है, OB कितना है आपका? 35, 12/35,
सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये tan थीटा इक्वल्स टू 0.342। क्या आएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू 0.342 आया। ठीक है, तो आपका थीटा जो होगा वो जाएगा tan इनवर्स 0.342। ठीक है, चाहे आप ऐसे रख दीजिए या आप थीटा की वैल्यू जो है tan टेबल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी थीटा की वो आएगी 18 डिग्री 56 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ tan थीटा का क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारे पास जो है बेस और एल्टीट्यूड दोनों की वैल्यू हमें पता है, इसी कारण हमने यहाँ पे tan थीटा लिया है और थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकाली। तो आपका जो थीटा है यानी डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी 18 डिग्री 56 मिनट with the vertical component। तो आप लिखेंगे छाते की दिशा 18 डिग्री 56 मिनट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स यानी सदिशों का वियोजन। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स के रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले आपके मन में एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक प्रश्न आपके मन में उठा होगा कि ये रेजोल्यूशन बेसिकली है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन का यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है कि आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर आपको दिया गया है, उसको आप जो है दो कंपोनेंट में या दो से ज्यादा कंपोनेंट में या दो से ज्यादा सदिशों में आप उसे तोड़ना चाहते हैं। आप उसे कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि वो जो दो या दो से अधिक सदिश है उनका जो योग होगा या वो एक साथ वही प्रभाव या वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि वो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है m वेक्टर। और अब इसको हमें इस तरीके से दो या दो से अधिक वेक्टर्स में या सदिशों में तोड़ना है कि वो सदिश जो हमें मिलेंगे वो मिलके हमें वही प्रभाव देंगे जो ये सिंगल वेक्टर m देते। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसे तोड़ देते हैं। एक वेक्टर हमारे पास ये आ जाता है n और दूसरा वेक्टर हमारे पास आ जाता है p। ठीक है, और हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों यानी वेक्टर p और वेक्टर n वही प्रभाव एक साथ दिखा रहे हैं जो कि आपका n। तो बेसिकली अगर रिवर्स तरीके से बोले, अभी तक हमने रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, तो n और p का रिजल्टेंट क्या है आपका m। और अगर हम उसे रिवर्स करके बोले, उसे उल्टा करके बोले, तो जो m है m का रेजोल्यूशन क्या है आपका n
और ठीक है, क्या है ये रेजोल्यूशन वेक्टर्स। और अगर हम एन और पी की बात करें तो एन और पी को हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स, क्योंकि इन्हीं को मिलके जो है वही इफेक्ट आ रहा है जो कि वेक्टर एम का। ठीक है, तो एन और पी क्या है, कंपोनेंट्स है एम के। ठीक है, और यहाँ पर एम वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स में स्प्लिट किया है, दो वेक्टर्स में तोड़ा है, पी और एन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम यहाँ पर एक जो है डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ओ, जो कि क्या है, आर है, वेक्टर आर है। इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं, हमने इसे दो वेक्टर्स में, दो सदिशों में तोड़ा, ओबी और एबी। ओबी की वैल्यू है वेक्टर ए और एबी की वैल्यू है वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आर का जो जैसा आर होगा, आर की जो प्रॉपर्टीज होगी वही ए और बी की एक साथ होगी। ठीक है, और आपने इसी तरीके से वेक्टर लॉ में भी पढ़ा जो कि इसका रिवर्स है। यहाँ पे आर क्या था, रिजल्टेंट, पर यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, आर के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आर वेक्टर है जिसे हमने दो वेक्टर्स में, दो सदिशों में तोड़ा है यानी स्प्लिट किया। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का वियोजन। It is the process of splitting a single vector into two or more vector in different direction, which together produce the same effect as is produced by a single vector alone. यानी यहाँ एक एकल वेक्टर को अलग अलग दिशाओं में दो या दो से अधिक वेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है जो एक साथ मिलकर वही प्रभाव उत्पन्न करती है जो अकेले वेक्टर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यानी क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली ये क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को दो या दो से अधिक सदिशों में तोड़ते हैं, वो सदिश मिलकर एक साथ वही प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो कि आपका वो सिंगल वेक्टर उत्पन्न कर। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर आर है वो बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर आर है वो वही प्रभाव उत्पन्न कर रहा है जो ए और बी साथ में उत्पन्न कर रहा है। The vectors into which the given single vector is splitted are called component vectors. यानी वह वेक्टर, ठीक है, वो वेक्टर्स जिसमें एक वेक्टर को तोड़ा जाता है। एक वेक्टर है क्योंकि आर वेक्टर है, यहाँ पे आपका आर वेक्टर है, इसे ए और बी में तोड़ा जा रहा है, तो ये जो ए और बी है इनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, वे सदिश जिनमें दिए गए एकल सदिश को विभाजित किया जाता है घटक सदिश कहलाते हैं। तो आपके घटक सदिश यानी कंपोनेंट वेक्टर्स कौन से हैं, वो वेक्टर जिसमें एक सिंगल वेक्टर को तोड़ा गया। ठीक है, आप इस डायग्राम को बनाएंगे, यहाँ ये लिखेंगे, साथ ही साथ आप जो है इस डेफिनेशन को नोट। हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से जो है रेजोल्यूशन, वेक्टर का जो रेजोल्यूशन है वो निकालें। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ओपी, ये है आपका वेक्टर आर, इसको हमने दो वेक्टर में स्प्लिट किया ओ क्यू और पी क्यू, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a vector r which is given by O। ठीक है, अब ये जो वेक्टर r है वो OA प्लस QP के बराबर होगा, या आप लिख सकते हैं लेट अस ड्रॉ अदर two vectors OQ and
QP such that they are the components of R. मान लीजिए हमारे पास एक सदिश है, एक सदिश R है, दो सदिश OQ तथा QP कुछ इस तरह से हैं कि वे R के घटक सदिश हैं तथा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है आर और ए और बी जो है इसके घटक है और वो किधर की तरफ है, ये जो ओ क्यू और क्यूपी है वो ए और बी की दिशा की तरफ। ठीक है, ठीक है, ओपी और पी क्यू की दिशा की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जैसे अभी हमने देखा ओपी बराबर ओ क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्या नोट कर, अब यहाँ पर ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी आपको दो कंपोनेंट्स में एक वेक्टर है, एक सदिश है, उसे तोड़ना है। ठीक है, और आपको दिशा दी गई। तो मान लीजिए ये हमारा जो है वेक्टर आर है, ये ए है और ये वेक्टर बी है। इनको इस तरीके से जोड़ा गया है, ये वेक्टर आर है और ये जो है आपका ओ पी क्यू है और ये आपके पास दो कंपोनेंट है जो कि क्या है, आर के जो है दो कंपोनेंट वेक्टर घटक सदिश। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका ओ हो गया, ये क्यू हो गया यानी आर। ठीक है, ये ओ पी हो गया और ये आपका ओ एस। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो आपका ए और बी है ये किसकी जो आपका ओ क्यू और क्यू पी है किसकी दिशा में है, ए और बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जैसे आपका ये दिशा ए और बी है, इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ओपी है वो आपका m इंटू ए है और जो आपका क्यूपी है इसकी वैल्यू जो है n इंटू बी। अब यहाँ पर m और n क्या है, रियल नंबर। ठीक है, क्या है ये, रियल नंबर। ठीक है, तो आप लिखेंगे, मान लीजिए आप इसे नोट करेंगे साथ साथ। ठीक है, ड्रॉ भी करते रहेंगे, नोट भी करते रहेंगे। मान लीजिए ओपी जो है वो बराबर है एम ए के तथा क्यूपी बराबर है एन बी। ठीक है, लेट अस कंसीडर OP is equals to MA and QP is equals to N। ठीक है, ये आप नोट करेंगे और ये लिखिए। अब
अगर हम माने कि m और जो n है r रियल नंबर, सी क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो आपका जो r आएगा, r बराबर आ जाएगा एम ए प्लस एन बी, ठीक है। तो r बराबर आ जाएगा एम ए प्लस एन बी, ठीक है। तो ये आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ वेक्टर कंपोनेंट यानी जो आपके सदिश घटक है वो यूनिक हो, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, यहाँ पे ए और बी वेक्टर है, तो हमें ये बताना है कि अगर आपके पास एक रिजल्टेंट है या एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है जो कि आर है, तो अगर आप इसको दो कंपोनेंट में, दो घटकों में तोड़ते हैं, ठीक है, एम ए एन बी में, तो ये हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है। यानी आप दो घटक में तोड़ रहे हैं तो ये हमेशा एक ही जैसे होंगे, अलग अलग नहीं है, ये हमें प्रूफ कर, ठीक है। तो आप लिखेंगे, हम मान लेते हैं इसे आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसके आगे ही हम करेंगे। आप मान लीजिए लेट अस कंसीडर अ वेक्टर आर such that ma such that vector ma and na and b are its components, component vector। मान लीजिए सदिश आर के सदिश, मान लीजिए सदिश एम ए तथा एन बी आर के घटक सदिश है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, हमारे पास इक्वेशन क्या है, यही इक्वेशन है, आर बराबर, ठीक है, आर बराबर एम ए प्लस एन बी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो घटक जो आर है इसके दो और घटक सदिश हैं, एम डैश है और एन डैश बी, जो कि इनसे अलग, ठीक है। तो आप लिखेंगे सपोज R has another two component vector m dash a and n dash, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों इससे अलग है, m a और n b। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपकी जो इक्वेशन होगी वो जाएगी r इक्वल्स टू m डैश a प्लस n डैश b, समीकरण 2। अब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, ठीक है, जो बायां हिस्सा है, बायां जो साइड है वो सेम है, दायां जो आपका दाहिना साइड है वो अलग अलग है, दोनों को आप इक्वेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 समीकरण से क्या मिलता है हमें, एम ए प्लस एन बी बराबर एम डैश ए प्लस एन डैश बी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे,
तो एम ए माइनस एम डैश ए प्लस एन बी माइनस एन डैश बी बराबर यहाँ 0 रह जाए। पूरा का पूरा इसे यहाँ लेफ्ट साइड में लेके, ठीक है, जो दाहिनी ओर था पूरा लेफ्ट में लेके आ गए, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप इसको और इसको देखेंगे, यहाँ पे आप a कॉमन ले लेंगे, वेक्टर a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर b कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा m माइनस एम डैश a प्लस n माइनस एन डैश b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 3, समीकरण 3। अब इस समीकरण को 0 होने के लिए जो है या ए बी को 0 होना होगा या फिर m माइनस एम डैश n माइनस एम डैश को 0 होना, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकते, ठीक है। तो यानी m माइनस एम डैश और n माइनस एम डैश क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस वेक्टर a एंड वेक्टर b कैन नॉट बी 0, यानी ये आपका 0 नहीं होगा और b भी आपका 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, सो m माइनस एम डैश इक्वल्स टू 0 होगा और क्या होगा, n माइनस एन डैश 0, 0 आपका दोनों साइड से होना होगा, ठीक है, ये भी होगा ये भी होगा, क्योंकि दोनों ऐड हो। अब ये 0 होगा तो यानी m माइनस एम डैश इक्वल्स टू 0, यानी m इक्वल्स टू ये माइनस एम डैश इधर आ जाएगा m डैश, इसी तरीके से n माइनस एन डैश इक्वल्स टू 0 होगा, तो यानी n माइनस एन डैश इधर आ जाएगा इक्वल्स टू एन डैश हो जाएगा। तो आप क्या देख सकते हैं कि m m डैश और n n डैश क्या है, ये आपस में बराबर है, तो यानी ये जो आपका वेक्टर हमने लिया है n a, ठीक है, n वेक्टर a या n डैश वेक्टर a और m डैश वेक्टर a और n डैश वेक्टर b जो है ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में ये जो है m a और n b के बराबर है, ठीक है, तो ये बराबर हो गए, तो आप लिखेंगे सो क्या हो जाएगा, एम ए बराबर हो जाएगा एम डैश ए के और क्या होगा, एन ए बराबर हो जाएगा एन डैश सॉरी एन बी बराबर हो जाएगा एन बी बराबर हो जाएगा एन डैश बी के। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि आप लिखेंगे the vector R has unique component vectors, ठीक है, तो R वेक्टर जो है इसका जो कंपोनेंट वेक्टर होगा वो यूनिक होंगे, यानी एक ही होंगे, ठीक है, आप इसको नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो है आपका इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, साथ ही साथ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है उसको अगर हम 2 या 2 से अधिक वेक्टरों में तोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि जो हमारे 2 या 2 से अधिक वेक्टर हैं उनको अगर हम साथ में लें तो वो वही प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो कि आपका वेक्टर उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि अगर आप किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी एक ही होते हैं, आपके एक से अधिक कंपोनेंट्स नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का टॉपिक, उसे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका पैरेललोपिपेड वाला जो टॉपिक है, जिसमें आपके जो वेक्टर्स हैं वो पैरेललोपिपेड के फॉर्म में होते हैं, उस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस